एक दिन अचानक ब्रेस्ट पे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मार्बल जितना कोई ग्रोथ है। थोड़े दिन बाद में, 1 महीने के बाद में पता चला कि वही ग्रोथ बढ़ते बढ़ते और एक खजूर जितनी बड़ी हो गई है। तो छोटे बेटे ने जल्दी से बड़े बेटे को फ़ोन किया और उसे बताया कि ऐसे मम्मी को कुछ हो गया है, तो क्या करना चाहिए। तो बड़े बेटे ने बोला, जो कि यूएसए में था, उसने बोला मुझे 10 मिनट दो, 10 मिनट के बाद मैं तुमको वापस फ़ोन करके बताता हूँ कि क्या एक्शन लेना है। सुबह सुबह मैं उठता हूँ अराउंड 4:30-5 बजे के करीब ऑफिस जाने के लिए, और उठते ही मैं देखता हूँ फ़ोन पे कोई मैसेजेस हैं या नहीं है, क्योंकि इंडिया में सुबह होती है, यहाँ वहाँ पे शाम हो रही होती है, यहाँ सुबह होती है। तो मैंने एक मैसेज देखा जो मेरे भाई ने मुझे भेजा था, जिसमें था कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं है या फिर उनको कोई लंप मिला है। तो मुझे समझ में नहीं आया वो मैसेज था क्या। तो मैं तैयार हुआ, मैंने सब सोचता रहा दिमाग में, और 10 तरीके के ख्याल आते हैं, सब होते हैं। कार में गया एंड जब मैं ड्राइव करने लगा तो मैंने कॉल किया उन्हें। तब उन्होंने बोला कि उनको कोई लंप डिटेक्ट हुआ है, और आज उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है, और वो अल्ट्रासाउंड कराया तो वो डेंजरस हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे तो फिर भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है, क्यों है, लंप है तो लंप का मतलब क्या होता है। सभी को पता होता है कि अगर ब्रेस्ट पे लंप है तो इट कुड बी कैंसर, इट कुड बी कुछ और हो सकता है। और मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि फैमिली में कैंसर का बैकग्राउंड था। तो वर्स्ट केस यहाँ पे ये था कि कैंसरस हो सकता है, राइट। और बेस्ट केस ये था कि सिर्फ एक लंप है जो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर ईदर वेज कुछ भी कहिए, ब्यावर में तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा शहर है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं हैं। और ये डिटेक्शन भी एक अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू हुआ था। मुझे पता है जी मेडिकल्स के साथ काम करते करते कि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे सबसे इजी मेरे लिए ये था कि मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन करूँ दिल्ली में, और मैंने उसको इमीडिएटली फ़ोन किया। मैंने उसको बोला, देख मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है वहाँ पे, चेक करो, देखो क्या होता है। नितिन से मेरी बात हुई, उसने मुझे बताया कि उसकी मॉम को पॉसिबली कोई लंप डिटेक्ट हुआ है और वो उसकी वजह से काफ़ी कंसर्न था। तो मैंने ऑब्वियसली डॉक्टर्स को कॉल करी, कुछ पता करा, और सबने यही रेकमेंड करा कि दिल्ली में काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। मैक्स हॉस्पिटल उनमें से एक काफ़ी बढ़िया हॉस्पिटल है, जहाँ पे काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आते हैं। और ऑब्वियसली बड़ा हॉस्पिटल है तो उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, अच्छे डॉक्टर ज़्यादा हैं। तो मैंने उनको एकदम से फ़ोन करके बोला, आप फटाफट दिल्ली जाओ, आप मेरे फ्रेंड के पास रहो जाके, और वहाँ पे हम इसको देखेंगे और बारीकी से देखते हैं क्या है क्या नहीं है, इसके और टेस्ट करवाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है हमारे। पर सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आप दिल्ली जाओ, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अब जब बड़े बेटे से बात हो गई कि आपको दिल्ली पहुंचना, तब दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत कि ब्यावर से निकलूं कैसे। जो सास ससुर हैं वो इतने ओल्ड, वो मेरे पे डिपेंड, छोटी बच्ची है वो मेरे पे डिपेंड, बेटा वो मेरे पे डिपेंड। तो सारा घर किसके भरोसे छोड़ के जाऊं, और ये भी नहीं पता कि टाइम कितना लग सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि थोड़े से दिन पहले मैं, अपना बेटा और बेटी, तीनों हमको कहीं ज़रूरी जाना पड़ गया दिल्ली में। तो माँ और डैडी अकेले थे सिर्फ 1 दिन के लिए। लेकिन सुबह ही पता चला फ़ोन पे कि मम्मी और डैडी ने फ्रिज में से पतीला दूध का निकाला और उनके हाथ से पूरा पतीला नीचे गिर गया। वो तो काम वाली थी तो उसने थोड़ा सा सब कुछ संभाल लिया। लेकिन जब 1 दिन में ही इतनी दिक्कत आ गई तो मेरे को तो अभी ये भी नहीं मालूम था कि मुझे पता नहीं कितने दिन दिल्ली में रहना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम होएगी, क्या इलाज होगा। तो इसलिए ज़्यादा ही घबराहट हो रही थी। रात को मेरी बात हुई नितिन से, तो वो काफ़ी परेशान था। ऑब्वियसली इतनी दूर बैठा हुआ है और यहाँ पे कुछ पता चला, आधी बात पता चली, आधी बात पता नहीं चली। मैं भी दिल्ली में था तो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं था कि वहाँ ब्यावर में क्या चल रहा है। मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करा और उनसे पता करा कि अगर ट्यूमर है, उसकी डायग्नोसिस करवाने हैं, उसका पता करवाना है कि क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है और क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। तो उन्होंने यही कहा कि दिल्ली से ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटल्स और अच्छी ट्रीटमेंट उनको और कहीं नहीं मिल सकती। तो किसी भी तरह से अगर वो दिल्ली आ सकती हैं तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है।
और मैंने फिर नितिन को वही बोला कि आप मॉम को बोलो अपनी कि वो यहाँ आ जाए, यहाँ पे मैं सब संभाल लूँगा। अब जब जाने की तैयारी, तो उसमें जाने का ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि जाएं कैसे। बस में ट्रैवल कर नहीं सकती, ट्रेन के टिकट मिल नहीं रहे थे क्योंकि मई में वैसे ही सारे लोग इधर उधर जाते हैं, तो टिकट वगैरह मिल नहीं रहा। तो इतने में भतीजे ने 2 टिकट कैसे भी करके शताब्दी के अरेंज किए। हालांकि मैं नितिन के दोस्त को बचपन से जानती थी, बहुत आना जाना था हमारे घर में, लेकिन फिर भी किसी के घर जाकर और उसको रहने में थोड़ा सा तो संकोच रहता है कि भाई कैसे किसी के यहाँ जाके एकदम से आपको यहाँ रहना है। दूर बैठे होते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा चिंता होती है। जब तक वो पहुंची नहीं थी दिल्ली तो काफ़ी चिंता हो रही थी। हालांकि मैं उनको जाके लाना चाहता था क्योंकि वो अकेले ट्रैवल भी कैसे करेंगी, पर टाइम इतना कम था, इतनी जल्दी हम सब करना चाह रहे थे कि रात में ही मैंने बात करी सबसे और उन्होंने कहा कि दिल्ली से ज़्यादा अच्छा आपका ट्रीटमेंट कहीं नहीं हो सकता, तो दिल्ली ही बुला लो। तो मैंने नेक्स्ट डे के उनकी अपॉइंटमेंट्स भी लेने शुरू कर दिए और मैंने उनको कहा कि आप आ जाओ, आप किसी तरह से दिल्ली पहुंच जाओ, स्टेशन से मैं आपको ले आऊँगा। जैसे हम ट्रेन से उतरे और जब मैंने उस बच्चे को देखा तो बहुत सुकून, बहुत अच्छा सा महसूस हुआ कि बच्चा आ गया। वो बच्चा मुझे अपने साथ में अपने घर ले गया। बचपन से ही निक की मॉम ने हमें शैतानियाँ करते हुए देखा था, तो उनको यही याद था कि मैं वो शैतान सा बच्चा जो उनके बेटे को बिगाड़ता रहता था सारा टाइम। तो मेरे ख्याल से वो वही एक्सपेक्ट कर रही थी। वो मेरे ऊपर अच्छी इन्फ्लुएंस था, मैं उसके ऊपर बुरी इन्फ्लुएंस था बचपन में, और हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम बुरा टाइम साथ में देखा है। हमारे फैमिली का जो एक कल्चर था, बिजनेस फैमिली का जो कल्चर था, वो बहुत अलग था उनकी फैमिली से। बहुत डिसिप्लिन फैमिली थी उनकी, बहुत डेकोरम था वहाँ पर, और हमारे यहाँ बिल्कुल हुड़दंग, सारा टाइम हम लोग मस्ती कर रहे हैं कि अभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो काफ़ी डिफरेंसेस थे फैमिली में, बट वही आई गेस उसी वजह से हम लोग एक दूसरे के इतने क्लोज फ्रेंड्स बन भी पाए, बिकॉज कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। मैं उसको थोड़ा भगाता रहता था और वो मुझे थोड़ा काम डाउन कर देता था। निक, जब मैं दिल्ली आ रही थी तो मेरे बेटे ने एक ही बात बोली थी कि माँ, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, सब कुछ आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, बहुत प्यार मिलेगा, पर एक ही दिक्कत है कि वहाँ पे सुबह कोई नहीं उठता। उनकी सुबह 11:30 बजे होती है, जबकि हमारी सुबह 5:30 और 6 बजे सुबह हो जाती है। 6:30 पे तो मेरी बच्ची स्कूल चली जाती है। तो इन सब को सोच के बहुत ज़्यादा घबरा गई थी मैं कि फिर मैं इन सब में मैं कैसे रहूँगी। पहले मुझे और निक को भी ये लग रहा था कि हम दोनों की मॉम्स का नेचर काफ़ी फ़र्क है, तो कैसे एडजस्ट होगा। बट फिर मैंने भी उसको बोला कि कोई बात नहीं, मैं हूँ वहाँ पर, मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा। बट ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। फिर बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि मेरा नेचर बहुत अपनी मॉम पर है और निक का नेचर बहुत उनकी मॉम पे। एंड इफ़ वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो फिर उनकी दोस्ती होना भी पॉसिबल था, पर हमने उस तरह से सोचा नहीं कभी। जब उनके घर में पहुँचे तो मुझे एक ही डर था कि उनकी मम्मा के साथ में मैं रहूँगी कैसे, क्योंकि उनकी मम्मा बहुत खूबसूरत और बहुत मॉडर्न थी, जितनी मॉडर्न मैं नहीं थी। जब वहाँ पहुँचे तब तो रात हो ही गई थी। रात में आराम से सो के जब सुबह उठे तो सुबह हमारा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था। तो उनकी मम्मी ने बोला कि वो भी तैयार होंगी साथ में जाने के लिए, तो थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था कि मेरे साथ में वो भी चलेंगी। उसके बाद में मैंने उनको बताया कि मेरे को डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताया, तो उन्होंने अपना बताया। जब मुझे पता चला कि वो मेरे से 2 साल छोटी है तो मैं इतना खुश हुई कि मैंने उनको बोला आप मेरे से छोटी हो, क्योंकि मेरी छोटी बहन नहीं थी। और इतना ही वो खुश हुए क्योंकि उनकी बहन ही नहीं थी। और जितना डर, जितनी घबराहट थी, वो एकदम चली गई। अभी वहाँ रहते रहते अब इतना मैं उनके साथ में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लग गई कि मैंने एक दिन उनको बोला कि क्या आप मेरे कमरे में आके नहीं रह सकते हो। फिर मेरे को एकदम महसूस हुआ कि अरे मैं तो इनके बेडरूम में रह रही हूँ, मैं इनको कैसे पूछ रही हूँ। तो उसके बाद में वो हमारे ही रूम में आ गए। उस दिन के बाद में हम दोनों एक ही कमरे में साथ रहने लग गए। अब जब हम दोनों एक ही कमरे के अंदर शिफ्ट हो गए तो हमारी शैतानियाँ थोड़ी शुरू हो गई। वो मुझे रोज़ नई पिक्चर, नई चीज़ें दिखाते थे
और हमने इतना एंजॉय करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह 6:30 बजे मेरी बेटी जी स्कूल जाने से पहले फ़ोन करती थी, तो मैं जाकर उससे बात करती, बाय करती और उसके बाद मैं वापस सो जाती थी और उनके साथ उठती थी जब उनकी मम्मा उठती थी। तो वो तो यहाँ पर वही कहावत पूरी हो गई है कि चमगादड़ के घर मेहमान आए तो उन्होंने पूछा भाई क्या करें, चमगादड़ ने कहा उल्टे लटक जाओ। तो हमारा भी यही हो गया कि हम भी उल्टे लटक गए, हम भी देर से उठने लग गए। जो दोस्त की मम्मी थी उनको बहुत आइडिया था शॉपिंग का, सबका। मैंने आज तक कभी शॉपिंग नहीं की। क्यों कि सास कर ले आती थी या सबसे घर में छोटी थी तो बड़े भाई बड़ी बहन, तो ये मौका मुझे कभी मिला ही नहीं ज़िंदगी में कि बाहर निकलूँ, शॉपिंग करूँ, कहीं घूमूँ। ये जितने भी शौक़ थे सारे मेरी उस बहन ने पूरे करे। जहाँ कहीं ले जाना, घुमाना, दिखाना, ब्यूटी पार्लर ले जाना, जबकि मैं अपनी शादी में भी ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी, लेकिन वहाँ भी वो लेकर गई। मतलब जितनी खुशियाँ मैंने अभी तक अपनी इस उम्र तक नहीं देखी, वो सब उन्होंने बताया कि दुनिया है क्या, कैसे खुशी मिलती है, कैसे क्या होता है। तो इतना ज़्यादा वो मेरे नज़दीक आ गई। मुझे कभी कभी तो यही लगने लगा कि बचपन में हम कुंभ के मेले में तो नहीं बिछड़ गए, जो अचानक मिल गए ऐसे ही। उन्होंने हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए क्या करना है, उन्हीं की सेवा कैसे करनी है, उनका ध्यान कैसे रखना है, उनके लिए क्या अच्छा है, यही सोचती रही। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, ना अपने ऊपर कभी ध्यान दिया। जब वो मेरे पास आई तो उन्हें अपने लिए टाइम मिला, मज़े किए हम दोनों ने, सीरियल्स देखे, शॉपिंग्स करी, घूमने गए। जो हम लाइफ में नहीं किया था हम दोनों ने वो मस्तियाँ करी, और हमारे बच्चों ने हमें वो स्पेस दी कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। और ज़िंदगी हसीन थी। और जितना प्यार मैंने किया इनसे, उतना ही मेरे परिवार वाले भी और इनसे प्यार करने लग गए। फाइनली फिर जब उनको देखा साथ में तो दोनों बहुत कंफर्टेबल हो गई एक दूसरे के साथ एंड काफ़ी खुश थी। सेम एज ग्रुप था, सेम टेस्ट थे काफ़ी हद तक, और एक कंपनी तो हर एक को अच्छी लगती ही है। और बड़ा अच्छा लगा कि उनको अपने घर जैसा ही लग रहा है और वो बिल्कुल रिलैक्स्ड फील कर रही हैं, क्योंकि उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। अब दिल्ली जाने के बाद सबसे पहला काम था कि आप जाके डॉक्टर से मिलिए, एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए जो कि कैंसर का स्पेशलिस्ट होता है। सुबह जब पहुँचे हम लोग हॉस्पिटल में, इतना बड़ा हॉस्पिटल, जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने टेस्ट शुरू करे, बात करनी शुरू करी, मेरे को लिटाया और उसके बाद उन्होंने चेक किया। उनको थोड़ा सा कुछ डाउट लगा तो जल्दी से वो भाग के पास वाले केबिन में से अपने सीनियर डॉक्टर को लेकर आए। फिर सीनियर डॉक्टर ने भी चेक किया, फिर दोनों ने आपस में बात की, फिर उन्होंने टेस्ट की लिस्ट दे दी, ये टेस्ट करवाना, वो करवाना है। जब उन्होंने आपस में दोनों डॉक्टर ने बात की तो अंदर से ऐसे लग रहा था नहीं कुछ गलत हुआ है। अब वो गलती में क्या बीमारी निकलेगी उसके लिए सोच के थोड़ा सा तो घबराहट हो रही थी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वो सीधा टेस्ट नहीं बताते या कुछ और बोलते। उनके भी चेहरे से ये लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रहे थे जो कि बिना टेस्ट के मुझे बताना नहीं चाह रहे थे। बचपन से निक और मैंने एक ही तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स डील करी है। हमने बेस्ट केस वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट किए हैं। तो बेस्ट केस सिनेरियो की एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या क्या करना पड़ेगा उससे लड़ने के लिए सारे रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। तो अब इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हुए भी डर लग रहा था। तो वर्स्ट केस सिनेरियो के भी जो वर्जन्स थे वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कैरी थे, बट हमेशा की तरह अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी तो हमें करना तो था, देखना तो था। तो ये गई जाके डॉक्टर से मिलने के लिए, उनसे मिली, डॉक्टर ने अलग अलग टेस्ट देखे, सब चीज़ किया। उसके बाद बायोप्सी एक अलग स्टेप होता है जिसमें ये देखना होता है कि क्या वो असलियत में कैंसर है। जब बायोप्सी के लिए गई तो मुझे सब ने यही बता रखा कि है ना, कभी भी किसी जगह कट नहीं लगवाना चाहिए,
अगर कट लगवाया तो फिर वो और ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होता है। इस टाइम तक आप एक बार जब ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलते हो तो 90% श्योर होता है कि कैंसर रिलेटेड है या कैंसर से ही डेरिवेटिव है। हाँ, तो डॉक्टर ने बायोप्सी ऑर्डर करी, हम लोगों ने बायोप्सी करवाई और इस पूरे प्रोसीजर के थ्रू मैं वही वर्स्ट केस और बेस्ट केस करता रहा अर्जुन के साथ रोज़ फ़ोन कर कि कैसे करना है, अगर वर्स्ट केस है तो कैसा है, क्या है। तो जब वो रिपोर्ट रेडी हुई बायोप्सी की तो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली। मैंने उस रिपोर्ट को ऑनलाइन पढ़ा। उसमें काफ़ी सारी टेक्निकल टर्म्स थी। एक टेक्निकल टर्म जो मुझे किसी और ने बताई थी जो इस प्रोसेस से जा चुके हैं कि अगर तो ट्यूमर बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है तब वो बनाइन होता है, मतलब वो कैंसरस नहीं हो सकता। पर अगर उसकी एजेस होती हैं दैट मीन्स इट्स अ कैंसरस ट्यूमर। और इस वाले बायोप्सी के रिजल्ट में उसको अनइवन एजेस बोला था। दूसरे दिन रिपोर्ट लेके वापस डॉक्टर आर्या के पास पहुंच गए हम लोग। डॉक्टर आर्या ने सारा रिपोर्ट्स वगैरह देखा और धीरे से देख के शक्ल और बोला कि हाँ आपको कैंसर है। पूरी दुनिया ही मेरी अपने सिर्फ मम्मी डैडी बेटी और बेटे के ऊपर थी। इनके इर्द गिर्द चारों तरफ इनका खुश, इनकी खुशी, इनका काम, इनका सब कुछ, यही ज़िंदगी का एक वो बना हुआ था। और जब ये पता चला कि कैंसर हो गया तो एकदम से सब कुछ चारों तरफ अजीब माहौल हो गया कि अब क्या होगा, क्योंकि कैंसर की वजह से हमारे यहाँ पे पहले भी और कैंसर फैमिली परिवार में हो चुका है। अब डॉक्टर से सारी बात करके पता चला कि देखो कैंसर है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक भी हो सकता है, फैल भी सकता है, बुरा भी हो सकता है। और उसमें भी ये भी कंफर्म नहीं था कि ये लोकलाइज्ड है कि ये स्प्रेड कर गया है और कौन से ग्रेड का है, कौन सी कैटेगरी का है। तो जब तक ये सारी बातें पता नहीं है ढंग से तब तक हम इसका ट्रीटमेंट भी डिसाइड नहीं कर सकते थे। अब क्या क्या इलाज करना है, कैसे करना है, उसके लिए और अलग टेस्ट थे, क्योंकि अब ये देखना था हमको ये कैंसर कहाँ कहाँ फैला है, राइट, बॉडी में कहाँ कहाँ गया है। वो सारे टेस्ट फिर शुरू हुए। सारे टेस्ट की रिपोर्ट मैं रोज़ ले लेता था अर्जुन से, वो मुझे बता देता था कि क्या है टेस्ट के अंदर और क्या निकला है। थैंकफुली सब कुछ ठीक चल रहा था। ठीक चल रहा था इन द सेंस कैंसर तो था, पर सारे टेस्ट ये सजेस्ट कर रहे थे कि वो काफ़ी लोकलाइज है, फैला नहीं है ज़्यादा, बट फिर एक प्रॉब्लम हुई। हम लोगों ने इन लोगों को बोला कि एक्सरे करवाया जाए, चेस्ट एक्सरे, और उस चेस्ट एक्सरे में कुछ स्पॉट्स नज़र आए और वो स्पॉट्स अलार्मिंग थे, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग सिर्फ एक ऑन्कोलॉजिस्ट से नहीं बात कर रहे थे, हम लोग एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से बात कर रहे थे जो ये डिटर्मिन कर रहा था कि सर्जरी करनी है तो कब करनी है, कैसे करनी है, कौन सी सर्जरी होगी, कैसी होगी ये सर्जरी, राइट। तो उन्होंने एक्सरे देखते ही मुझे अभी भी याद है कि मेरी इनसे बात हो रही थी फ़ोन पर, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि जब आज हम डॉक्टर से मिले तो उसने जैसे ही एक्सरे को देखा उसका पहला रिएक्शन ये था, अरे तो कहानी ही बदल गई। एंड कहानी बदल गई का क्या मतलब होता है? अब आप इसको चार चीज़ों में सोच सकते हो, अच्छी बदल गई कि बुरी बदल गई, राइट। आप डॉक्टर के सामने बैठे हो, बोलता है आपको कहानी बदल गई, दैट मीन्स बुरी बदली होगी, राइट, यही सोचते हो आप। और तभी उसने पेट स्कैन को एकदम से सजेस्ट किया कि हम पेट स्कैन करवाएं। जब रिपोर्ट सारी हमने डॉक्टर साहब को दिखाई तो उन्होंने यही बोला कि एक थोड़ा सा हमें डाउट है तो आपको एक पेट टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। पेट स्कैन एक फुल बॉडी स्कैन होता है, एंड मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि जी मेडिकल जी हेल्थ केयर हम लोग पेट स्कैन मशीन्स देखते हैं। मैंने देखी है पेट स्कैन मशीन कैसी होती है, बहुत प्रिसीजन होता है उसका, और हमने वो स्कैन करवाया। उस स्कैन से ये पता चलता है कि अगर कैंसर कहीं स्प्रेड हुआ है आपकी बॉडी में कहीं और, तो वो स्कैन उसको क्लैरिफाई करता है कि कहाँ कहाँ स्प्रेड है। थैंकफुली स्कैन नॉर्मल था, नॉर्मल इन द सेंस लोकलाइज था कि सिर्फ एक ही एरिया में कैंसर है और जगहों पे नहीं है। जो स्पॉट्स थे लंग्स पर वो मोस्ट प्रोबेबली इनकी पुरानी प्रॉब्लम्स की वजह से थे। जो लंग के स्पॉट्स थे वो ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड थे, क्योंकि उनको पहले ट्यूबरक्लोसिस हो चुका था, और उस चीज़ को फिर उन्होंने डिसमिस किया ये सोचकर कि इट्स नॉट कैंसर रिलेटेड। तो वो एक साई ऑफ रिलीफ था, हमारा बेस्ट केस काम कर रहा था, और उसके बाद डॉक्टर ने सर्जरी के लिए ऑप्शंस दिए हमें। जब रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर साहब ने देखी, डॉक्टर साहब ने बैठा के बड़ा अच्छा सा समझाया
कि हमारे पास में 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि हम सिर्फ लंप निकाल दें, बाकी ब्रेस्ट वैसे ही रहने दें, लेकिन उसमें एक थोड़ा रिस्क है कि अगर थोड़ा इन्फेक्शन रह गया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें वापस दूसरी बार फिर रिमूव करने के लिए ऑपरेशन करना पड़े। दूसरा है हम पूरा ही रिमूव कर दें, और तीसरा है कि अगर आप चाहते हो तो हम रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो ब्रेस्ट रिमूव हुई है वो हुई भी है या नहीं। तीनों ही ऑप्शंस जो हैं मैंने निक के साथ डिस्कस करे, और हम दोनों ने काफ़ी उसके प्रोज एंड कॉन्स फिगर आउट करे, बाकी डॉक्टर्स से पूछा, सेकंड ओपिनियन ली, बट कंक्लूजन हम दोनों का यही था कि एट द एंड ऑफ द डे ये डिसीजन निक की मॉम का ही है, बिकॉज उनकी बॉडी है और उनकी लाइफ है, उन्हें किस चीज़ में कंफर्ट फील होता है ये वही डिसाइड कर सकती हैं। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी उनको और उनके डिसीजन का इंतज़ार करा। फाइनली उन्होंने अपना डिसीजन यही लिया कि वो रिमूव करवाएंगी ब्रेस्ट और रिकंस्ट्रक्ट नहीं करवाएंगी। इसका मतलब था कि अब हमें पेपर वर्क फाइनल करना है सर्जरी के लिए। जब ये फाइनल पेपर वर्क करने गए और जब ये सब समझने की कोशिश करी, जब फॉर्म्स पर साइन करना शुरू किया, उस टाइम तक मैं बहुत स्ट्रांग था, बट उस टाइम जब वो पेपर पढ़ा और उसमें जो सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि क्या क्या गलत हो सकता है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है उसके अंदर, तो वहाँ वो बात सारी सुन के फिर वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को अजीब लगना शुरू हुआ। मतलब अजीब तो पहले भी लगता है, लेकिन उस टाइम तक वो चीज़ जो है आप उससे भाग रहे होते हो और उसको आप अपने सामने नहीं आने देना चाहते, क्योंकि आपको स्ट्रांग रहना होता है, क्योंकि आपको ये जिम्मेदारी है आपके ऊपर जो आपने निभानी होती है। और मैं ऑब्वियसली स्ट्रांग रहना चाहता था, क्योंकि अगर मैं स्ट्रांग नहीं रहूँगा तो निक जो इतनी दूर बैठा हुआ है वो कैसे स्ट्रांग रहेगा, बाकी फैमिली मेम्बर्स जो इतनी दूर बैठे हुए हैं ब्यावर में वो कैसे स्ट्रांग रहेंगे। तो तब तक मैंने बहुत स्ट्रांग था मैं, उसके बाद भी रहा, बट उस टाइम थोड़ा हिलने वाली बात हो जाती है। दीदी को जब सर्जरी के लिए लेके गए तो मुझे मालूम था काफ़ी स्ट्रांग है वो, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था। बिल्कुल घबरा के और चुपचाप लेट गए उसके ऊपर स्ट्रेचर पे। जब लेकर गए वो, जब ओटी के पास में पहुँचे तो उन्होंने बोला कि भाई अब इससे आगे आपको अकेले चलना होगा। तो मैंने एकदम से अपने बेटे को बोला कि बेटा बात सुन, वैसे तो मैं आ जाऊंगी यहाँ वापस ऑपरेशन करवा के, अगर नहीं आ सके तो तुम एक काम करना कि मेरे को कुछ हो जाए तो वापस राजस्थान मत लेके जाना, यहीं सब कुछ कर देना। और करके मैं एकदम से, और वो मेरे को लेके गया, एकदम आंखों में से 2 बड़े बड़े आंसू नीचे टपक गए। जो वो फीलिंग होती है वो आई थिंक एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, बिकॉज आपको पता नहीं इसके बाद क्या होगा। आप अपने आप को समझा तो रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा, बट आपको पता नहीं कि क्या होगा, किसी को पता नहीं कि क्या होगा। जितनी देर वो सर्जरी चल रही थी उतनी देर उनकी मॉम डैड की अलग सिचुएशन डिफ़िकल्ट थी। निक इतनी दूर बैठा हुआ था, उसकी सिचुएशन अलग डिफ़िकल्ट थी। हम लोग उनके साथ होकर भी कुछ कर नहीं सकते थे इस मौके पे, क्योंकि अब सब डॉक्टर्स के हाथ में है और भगवान के। तो वो जो हेल्पलेसनेस थी वो आई थिंक हम सब फील कर रहे थे। 3 घंटे हम उनके बारे में ही बातें करते रहे। उनके देवर देवरानी ने उनकी बहुत तारीफ़ करी कि सारी ज़िंदगी दीदी ने किस तरह से उस घर को संभाला, कैसे मम्मी डैडी की सेवा करी, कैसे बच्चों को बहुत अच्छे से देखभाल करी, रिलेटिव्स के साथ कितनी अच्छी रही वो थ्रू आउट द लाइफ। जब सर्जरी जितनी देर में हो जानी थी उतनी देर तक डॉक्टर बाहर नहीं आए तो बहुत घबराहट होनी शुरू हुई। निक का मुझे कॉल आ रहा था, वो मुझसे हर स्टेप पे चेक कर रहा था कि सर्जरी हो गई, कितनी देर हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई। और मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ होते हुए भी नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ ये पता था कि देरी हो रही है, डिले हो रहा है।
मैंने अर्जुन को फ़ोन किया, उसने बोला वो भी सर्जरी में ही है। जब आप नहीं सो पाते तो अपने ने क्या किया, मैंने इंटरनेट पे देखना शुरू किया कि एक सर्जरी के दौरान क्या हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। और अगर आप देखें क्या क्या गलत हो सकता है इंटरनेट पे, तो आप देखेंगे काफ़ी सारे डरावने रिजल्ट्स आते हैं जिसमें बहुत एक्सट्रीम में समझाया जाता है। तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी। वहाँ पहुँचने के लिए आपको कम से कम 17 घंटे लगेंगे, वो भी अगर आप अगली नेक्स्ट फ़्लाइट में हो, और वो नेक्स्ट फ़्लाइट आने वाले 5 घंटे तक नहीं है। तो आप मैथ करिए, 17 से 20 घंटे लगेंगे आपको सिर्फ वहाँ पहुँचने में, राइट। मुझे मालूम था कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी एक अनजाना सा डर था मेरे दिल में कि क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ ठीक हो जाए। और मुझे कुछ समझ में तो आया नहीं कि मैं क्या करूं, तो आई जस्ट सैट एंड प्रे फॉर हर। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और रूम में आई और वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, मेरे से बात कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने फाइनली निक को कॉल करी, उसे बताया कि ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया है, और वो काफ़ी हंसी मजाक करते हुए ही बाहर आई हैं। अर्जुन का कॉल आया कि वो ठीक है, वो सर्जरी से बाहर आ गई हैं, शी वाज गुड। काफ़ी ही अच्छा साय ऑफ रिलीफ था। वो अपने डॉक्टर की बात बता रही थी, मजाक कर रही थी कि डॉक्टर से मैंने ये बोला, डॉक्टर से मैंने ये बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हंसते हुए मजाक में कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिन पिलाने के बाद किसी की हालत होती है, मैं वैसा फील कर रही हूँ। और हंसते हंसते उन्होंने ये बात कही, तो हमें बहुत रिलैक्सेशन हुआ, अच्छा लगा कि शी इज़ ओके। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दीदी कुछ भूख लग रही है, कुछ खाना है? डॉक्टर ने उनको कोकोनट वाटर पीने के लिए बोला, तो कोकोनट वाटर दे के गए थे, मैंने वो उनको पिलाया। उनको अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़राब ड्रिंक वही लगा। उनको कोकोनट वाटर में से भी जिन की स्मेल आ रही थी। घर पहुंचकर और लिफ्ट में जब हम ऊपर गए, जाते ही बाथरूम जाके सबसे पहले मैंने बहुत सारी, मेरे को वॉमिट आई। वॉमिट आके जब कमरे में पहुंची तो मेरी बहन ने जल्दी से ठंडा ठंडा दूध फ्रिज में से लाके और ग्लूकोज बिस्किट मेरे को खिलाया। वो बिस्किट और ग्लूकोज जैसे अमृत थे। वो खा के और इतना मुझे सुकून मिला और इतना रेस्ट मिला कि मैं तब से सोए सोए दूसरे दिन सुबह ही उठी और काफ़ी आराम और काफ़ी फ्रेश थी। तो बिल्कुल मेरे को वैसा ही फील हुआ कि दीदी इज़ अ ब्रेव लेडी एंड शी हैज़ डन इट। और फाइनली फिर दिन आया जब दीदी ने जाना था मुझे छोड़ के मेरे यहाँ से, मेरे घर से। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी फ्रेंड, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त मुझे छोड़ के जा रही हैं। अच्छी फीलिंग भी थी कि दीदी एकदम ठीक हो गई हैं, वो अपने घर जा रही हैं। शी वॉज़ हैप्पी, वी वर हैप्पी। लेकिन क्योंकि वो जा रही थी इसलिए थोड़ा मिस भी कर रही थी मैं उनको। खैर वो दिन आ गया था, उन्हें जाना ही था अपने घर, अपने बच्चों के पास, अपने पेरेंट्स के पास वापस। वो गई, उन्हें बहुत मिस किया, पर वो हमारे दिलों में रह ही गई। दीदी तो अब हमारे परिवार का हिस्सा हैं, अब उन्हें मिस तो हम ज़िंदगी भर करेंगे। शी इज़ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। कैंसर का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे यमराज के यहाँ से बुलावा आ गया है, जैसे पहले टीबी का नाम सुनकर लगता था। पर मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह बीमारी हमारे शरीर को छू सकती है, हमारे मन को नहीं, अगर आप चाहें तो। धन्यवाद, नमस्कार।